नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FCRA एक्ट के बारे में। इसमें हम यह भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से संशोधन किए गए हैं और अभी हाल ही में मामला क्या है, उस सारी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि अभी लेटेस्ट जो इस एक्ट का जो अमेंडमेंट किया गया है वो है FCRA एक्ट 2020। ये सबसे लेटेस्ट इसका वर्जन है FCRA एक्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि FCRA है क्या। तो इसका फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। और इसको सबसे पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में, ठीक है, लगभग 1976 के आसपास लाया गया था। और उसको फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन होता है NGOs के लिए, उसको रेगुलेट करने के उद्देश्य से, कई और उद्देश्य भी थे, उनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से उस समय शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसमें हम अगर बेसिकली पता करें तो इसका जो न्यू प्रोविज़न अभी है उसमें बात कही गई है कि इसमें NGOs के ट्रांसपेरेंसी को और उनके अकाउंटेबिलिटी को तय करने के लिए, जो कि फॉरेन फंडिंग की मदद से काम करते हैं, और उनके जो पैसे का फंड का इन्फ्लो होता है वो सही जगह पे यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं पारदर्शिता। कोई काम पारदर्शी तरीके से हो रहा है कि नहीं, जिस पर्पज़ के लिए लिया गया था क्या उसके लिए वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वो पर्पज़ सॉल्व कर पा रहा है। हो सकता है कि वो एंटी नेशनल एजेंडे को फैलाने के लिए लगा हुआ हो। तो इस तरह का मुद्दा नहीं होना चाहिए। इसको श्योर करने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए, मतलब NGOs को अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए इस तरह के कुछ नियम जो है सबसे लेटेस्ट वर्जन ऑफ FCRA 2020 में इसको यहाँ पे जोड़ा गया है। अब इसमें कुछ जैसे विशेष बातें उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस बिल में आधार नंबर को मैंडेटरी कर दिया गया है। जो भी रिसिपेंट होगा, तो मतलब जो भी NGO में रजिस्ट्रेशन करेगा, पहली बात तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो भी कोई, और उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन में आधार नंबर उसको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। उसके साथ में ये दोनों बात करने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है कि अगर आप विदेश से चंदा लेना चाहते हो तो अब दिल्ली के SBI शाखा में ही आप वहाँ पे चंदा ले सकते हो, ठीक है। तो ये उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, उसका जो पैसे हैं उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता सर्टेन कंडीशंस के द्वारा। ये सारे प्रोविज़न भी बिल में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न को समझते हैं कि अभी लेटेस्ट जो आपका वर्जन है उसमें कौन कौन से प्रोविज़न एग्जिस्ट करते हैं। इसमें वह भी प्रोविज़न हो सकते हैं जो 2010 में अमेंड हुए थे, या फिर जो स्टार्टिंग से अभी तक चले आ रहे हैं। तो सारे प्रोविज़न को मिला करके, इकट्ठा करके यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पहला प्रोविज़न तो ये है कि प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करने में यहाँ पे प्रोहिबिट किया जा रहा है। और उसमें कुछ केसेस हैं, जैसे कौन कौन इसमें रोका गया है। अगर मान लीजिए कोई भी सरकारी सर्वेंट है, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि द बिल बार्स द पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो वो NGO के नाम पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता है। इसको स्ट्रिक्टली मना किया गया है, पहली बात। अब इसमें पब्लिक सर्वेंट जो है, हर शब्द जो आपके जार्गन्स होते हैं उन शब्द का डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। पब्लिक सर्वेंट किसको आप बोल रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई सर्वेंट है, क्या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी क्या पब्लिक सर्वेंट, तो उसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो उसमें यह है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सर्विस में हो और वो गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जा रहा हो, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट में पब्लिक ड्यूटी कर रहा हो, ठीक है, पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता हो, तो गवर्नमेंट का सर्वेंट भी हो सकता है और उसकी पब्लिक ड्यूटी के लिए कहीं भी काम करता हो। ये दोनों लोगों के लिए यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट नामक यहाँ पे जो शब्द है वो उसका व्याख्या ही है। अब समझते हैं कि इसमें क्या है कि FCRA 2010 से उसको आधार बना के कुछ चीज़ें अमेंड की गई हैं। जैसे कि FCRA 2010 जो था वो भी आपका कुछ प्रोविज़न थे जिसमें वो मना करता था एक्सेप्ट करने में कंट्रीब्यूशन जो कि सरकारी कर्मचारी होते थे। मतलब यह प्रोविज़न कि सरकारी कर्मचारी NGO के नाम पे बाहर से पैसे नहीं ले सकता, यह 2010 के प्रोविज़न में ही था और उसको अभी कंटिन्यू रखा गया है। मतलब इस प्रोविज़न को हटाया नहीं गया है, ना बदला गया है, ठीक है। और उस समय जो परिभाषा थी उसके हिसाब से कि जैसे कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसके लिए वो आप पैसे नहीं ले सकता NGO के नाम पे कि हाँ भाई मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे उसने एक NGO बना रखी है और वो NGO में पैसे लेता है, उसके बाद उसको यूज करता है इलेक्शन अपना इलेक्शन में, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, किसी समाचार पत्र का एडिटर जो है, ठीक है, एडिटर हो गया या फिर पब्लिशर हो गया, तो कोई समाचार पत्र वाला NGO अगर उसने NGO बना रखी है तो वो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। यह भी आपका यहाँ रोका गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी जिला न्यायालय के जो भी जज हैं वो आपका यहाँ पे NGO में के द्वारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से प्रोहिबिट किए गए हैं। और बाकी गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। और इसके साथ में जो भी MP MLA हैं, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के MP MLA हैं, वो भी किसी NGO के नाम पे विदेश से पैसे नहीं ले सकते थे। इन सभी बातों को स्टार्टिंग से ही रखा गया था। एक्चुअली क्या था कि जब जिसमें आपातकाल था, जब इंदिरा गांधी के समय में
तो उनको कहीं ना कहीं ये सरकार के मन में भय था कि ये जो आपातकाल के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है वो विदेशों से हो रहा है। विदेशी न्यूज़पेपर इस तरह की बातें कर रहे थे, या फिर यहाँ के न्यूज़पेपर को पैसे दे करके उस तरह के, मतलब इस तरह का ब्लेम लगाया गया था। और उसी तर्क के आधार पर उस समय की सरकार ने 1976 में, ठीक है, FCRA एक्ट उसमें रेगुलेशन लाया था, और उसमें फॉरेन जो भी कंट्रीब्यूशन था उसको रेगुलेट किया था। तो वहाँ से ये शुरुआत होकर के आज 2020 के स्वरूप में यहाँ पे आपके सामने है। अब इसमें क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन को भी काफ़ी हद तक प्रोहिबिट किया गया है। मतलब द बिल प्रोहिबिट्स द ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। मतलब जिस व्यक्ति के नाम पे वो आपका NGO बनी है और जिसको SBI दिल्ली में जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसके खाते में पैसे आते हैं, तो अब उस पैसे को किसी अन्य व्यक्ति के खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसको प्रोहिबिट किया है। लेकिन हाँ, ये कई जगह प्रोविज़न देखने को मिलता है कि अगर उसी व्यक्ति का खाता है जो कि उसी आधार नंबर पैन नंबर से लिंक है, तो किसी अन्य जगह पे है, तो वो आपका उस दूसरे खाते में ट्रांसफ़र करा सकता है जो उसी के नाम पे हो, लेकिन दूसरे के नाम वाला खाता पे वो पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। अब इसमें बोला गया है कि अदर पर्सन के खाते में नहीं डाल सकता। तो अब यह पर्सन जो शब्द है उसको भी आपको यहाँ पे पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा, आखिर पर्सन शब्द है क्या, इससे क्या समझा जाए। तो पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है समझिएगा। कोई इंडिविजुअल आ सकता है, कोई एक व्यक्ति आ सकता है, या कोई एसोसिएशन आ सकता है। हो सकता है कई बार ऐसा होता था कि कोई भी NGO ने विदेश से पैसे उठाए और उसने उसको दूसरे किसी NGO या एसोसिएशन को दे दिए, ठीक है, जो उस काम को आगे प्रोसीड करेगा। लेकिन अब इसमें रोक दिया गया है कि आप किसी पर्सन को नहीं दे सकते। तो वो पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, या फिर कोई रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है। इन तीनों क्या, मतलब कई चीज़ें हैं, ये मेन बातें मैंने बता दी। अब 2010 की बात करते हैं कि 2010 में इस तरह के प्रोविज़न के बारे में क्या कहा गया है। तो उसमें ये था कि 2010 में अलाउज ट्रांसफ़र टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू द पर्सन रजिस्टर्ड टू एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर मान लीजिए उसमें क्या था कि उसमें अलाउ किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से चंदा लेता है और वो ट्रांसफ़र करना चाहता है वह मनी, तो वह अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है जो कि FCRA के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर चुका है। मतलब कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति हूँ मैं कोई धन प्राप्त करता हूँ विदेश से, ठीक है, अब मेरा NGO जो है वह दूसरे किसी NGO को पैसे दे सकता है, बशर्ते एक शर्त यह है कि जो दूसरा NGO है या दूसरा एसोसिएशन है या दूसरा पर्सन है वह भी वही योग्यता रखना चाहिए विदेशी। मतलब उसमें कोई ये ब्लेम ना हो कि वो आपका नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करता है, या फिर उसका जो अभी जो हाल ही में है कि उसका जो खाता होना चाहिए जो वो इस तरीके से मान्य होना, ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, सरकार की नज़र में उसका वो कोई सरकारी सर्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये सब फुलफिल करता है तो वो भी आपका पैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता था। लेकिन इस 2010 के प्रोविज़न को चेंज कर दिया गया, मतलब अब बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दिया गया। मतलब अब पहला NGO दूसरे NGO को पैसे नहीं भेज सकता, ठीक है, जो विदेश से आए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अब एक और जो मुख्य बात है वो है कि आधार का रजिस्ट्रेशन। अब इसमें आधार मैंडेटरी कर दिया है कि अगर कोई भी आपका NGO खोलने के लिए, या NGO खोलने के लिए तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि अपने NGO में बाहर से पैसे मंगाने के लिए जब रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसमें आधार मैंडेटरी कर दिया गया, ठीक है, ताकि सरकार का मानना है कि ट्रांसपेरेंसी को करने के लिए और NGO को अकाउंटेबल बनाने के लिए सरकार को ट्रैक करना उसको ज़रूरी है। तो ये सब बातें हो गई। अब इसमें क्या है कि FCRA अकाउंट की अगर बात किया जाए तो बिल स्टेटेड दैट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन मस्ट बी रिसीव्ड ओनली इन द अकाउंट डेजिग्नेटेड टू द बैंक ऑफ FCRA अकाउंट। अब इसमें एक सबसे मुख्य बात क्या है कि ये आप जो आम खाता होता है, जो सामान्य खाता होता है, उसमें आप ये कंट्रीब्यूशन नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए आपको FCRA अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और वो जो FCRA अकाउंट होगा वो आपका न्यू दिल्ली के SBI ब्रांच में होना चाहिए। उसमें खुलवाने के बाद उस FCRA अकाउंट में आप कोई भी अन्य जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं कर सकते। उसमें केवल FCRA का ही पैसा आएगा, मतलब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा वही NGO, किसी पर्टिकुलर NGO के लिए वही उस अकाउंट में आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको क्लैरिफाई किया गया है। अब क्या कि रिस्ट्रिक्शंस इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, उसका यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट किए गए हैं। इसमें कुछ 2-3 अच्छे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उसको हम यहाँ पे बात करेंगे। जिससे अगर सरकार को लगता है कि ये जो यूटिलाइजेशन किया जा रहा है वो अप टू द मार्क नहीं है, सरकार ने अगर मान लीजिए तय किया, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि आप वो कंट्रीब्यूशन NGO जो है वो पैसा किस लिए मंगा रहे हैं। तो जिस मद में जिस उद्देश्य से आपको वो पैसा मिला है, अगर उसके उद्देश्य के खिलाफ अगर सरकार को लगता है वो मॉनिटर करेगा। अगर सरकार को लगता है तो वो उसको
क्या कर सकता है, उसकी जांच करा सकता है 180 दिन के लिए, उसको आपको ठप करवा देगा कि हाँ आप कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा, और जांच कराने के बाद उसको रिव्यू करेगा, दोबारा वो उसको कहेगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब जा करके आप दोबारा उसमें पैसे ले सकते हो। तो सरकार ने इस तरीके से इसमें गवर्नेंस स्थापित किया है। कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए कितना पैसा यूज किया जा सकता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन से मान लीजिए 100 रुपया आया आपके एनजीओ में, तो आप केवल उसका 20% अर्थात 20 रुपया ही केवल इस्तेमाल कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ में। बाकी जो 80% है उसमें आपको काम दिखाना पड़ेगा, आपने जिस उद्देश्य से, जैसे मान लीजिए कोई विदेश का एनजीओ है, ठीक है, मतलब कोई विदेश का ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पर्सन है जिसने पैसे किसी इंडिया के किसी एनजीओ को दिया है, तो अब उस पैसे का 20% ही वो लोग केवल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च में लेंगे, बाकी 80% काम दिखाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने क्या किया है कि 5 साल के जो बच्चे हैं उनको आपने किसी पर्टिकुलर टीका, मान लीजिए पोलियो की बूंद पिलाने के लिए आपने पैसे सहयोग किया, तो वो दिखना चाहिए कि आपने पोलियो जो कंट्रीब्यूशन है उसमें आपने पैसे लगाए हैं, या फिर किसी को कपड़ा आप बांट रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप जो भी काम कर रहे हो उसमें 80% काम दिखना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया। जबकि ये जो है वो 2010 से अलग कैसे है कि 2010 में एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च के लिए आप अधिकतम 50% को यूज कर सकते हैं। अब इसमें निगेटिव पॉजिटिव तर्क हो सकता है, लेकिन जो तय बात है उसको मैं बता दे रहा हूँ। अब इसमें सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट की भी प्रोविजन है। द बिल अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट अ पर्सन टू सरेंडर देयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सरेंडर कहने का मतलब सीधा आप समझ लीजिए कि सरकार उसको जांच के लिए कभी भी उसको सरेंडर करा सकता है कि हमें आप पे शक है, हम इसको जांच करेंगे, ठीक है, ये बात हो गई। गवर्नमेंट इंक्वायरी भी कर सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पर्पस समझते हैं कि आखिर ये अमेंडमेंट किया क्यों गया। काफ़ी अब तक तो काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन इसको फिलहाल समझते हैं। तो इसमें देखा ये गया कि 2010 के जो अमेंडमेंट के बाद से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो आपका लगभग 2 गुना बढ़ा है। तो इससे सरकार, और कई ऐसा भी देखा गया जैसे कि केरल में एक आपका एटॉमिक प्लांट बन रहा था, मतलब एटॉमिक रिएक्टर प्लांट बन रहा था, और वहाँ पे देखा गया कि कुछ एनजीओ उसमें क्या कर रहे हैं कि उसका अपोज कर रहे हैं कि मतलब न बने। तो उस सरकार ने उसमें 5-6 एनजीओ को उसमें यहाँ पे मतलब उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था, ठीक है। तो उसी से मुद्दा धीरे गरमाने लगा, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और 2020 का जो रेगुलेशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अब इसमें क्या है कि मेनी पर्सन वर नॉट adhering to the statutory compliances such as the submission of the annual returns and the maintenance of the proper account। दूसरा उद्देश्य यह भी बताया जाता है कि कई बार देखने को मिला कि जो एनजीओ हैं वो अपना साल भर का जो खर्चा का ब्यौरा है उसको वो लोग नहीं देते हैं। अब उसमें जो अनियमितता थी, जैसे मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए भी बात यहाँ पे की गई है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी, जब ये पता चलेगा कि वो एनुअल रिटर्न करते हैं या फिर उनका जो बजट है वो किस सोर्स से आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब अगली बात क्या है कि इसमें कई बार देखा गया कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को वो लोग सपोर्ट कर, मतलब कि उसका अपोज करते हैं, या फिर कोई एजिटेशन हो रहा है, कोई दंगा हो रहा है, तो उसमें उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको संदिग्ध देखने को मिलता है। मान लीजिए सरकार ने कोई प्रोजेक्ट लगाया जो कि देश के इंटरेस्ट में है, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट में है, लेकिन वो लोग किसी न किसी मुद्दे को उसको उठा करके उसमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो प्रोजेक्ट ना होने पाए, जैसे कि कई इन्वायरमेंटल इशू को उठा के कर देंगे। तो इस तरीके के मामले भी देखने को मिला, जिसको कम शब्दों में बोलेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी को भी वो प्रभावित कर सकते थे, मतलब एडवर्सली अफेक्टेड द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिली है, तो इसलिए रेगुलेशन सरकार ने ये तर्क दिए है। अगला है कि बिल एम टू इन्हांस द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसको हमने पहले भी आपको बात बता दी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो जेन्यून नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको काम करने में मदद मिलेगी, और जो मतलब न्यूआंस क्रिएट करते थे या फिर जो इस तरह के शरारती तत्वों का काम करते थे, सरकार के जो इंटीग्रिटी है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको वहाँ पे हैम्पर करते थे, तो उन पे यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। अब क्या है कि जो एनजीओ जो हैं उसमें कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो अगर पॉजिटिव फैक्टर को हमने देख लिया तो नेगेटिव फैक्टर नहीं होगा। तो उसमें जो नेगेटिव फैक्टर्स है उसकी हम चर्चा करें तो पहला चीज़ ये है कि कई एनजीओ क्या करते हैं कि वो वीकर सेक्शन के लिए अच्छा काम करते हैं। कई बार SC/STs के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में वो किसी न किसी तरह के डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। तो वो यहाँ पे मुद्दा ये उठ रहा है कि उनके लाइवलीहुड का प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो जाता है, उनके न्यूट्रिशन का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो एक तो ये समस्या देखने को मिल रही है। दूसरा क्या है कि कई बार एनजीओ जो थे वो ग्राउंड लेवल पे जा करके किसी भी पर्टिकुलर समस्या को लेकर के वहाँ पे वो कोलैबोरेटिव रिसर्च का काम करते थे, तो उसमें भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ये बात कही जा रही है। एक ये बात हो गई। नेक्स्ट बात जो हो गई, ये आपका जो इंडिया ने अभी FCRA एक्ट 2020 लाया है वो आपका
इनकैपेटिबिलिटी विद द इंटरनेशनल लॉ। तो ये जो है आपका इंटरनेशनल जो कहता है एन के संदर्भ में, तो वो उससे मेल नहीं खाते। ठीक है, अब जैसे एक बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट क्या कहता है, तो वो बोलता है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन द प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स सेज दैट नो लॉ शुड बी क्रिमिनलाइज और उसकी कोई भी एक्टिविटीज़ को या फिर उसके लॉज को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता इन द डिफेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑन द अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द फंड्स। मतलब यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ये काउंसिल ये कहता है कि कोई भी देश या फिर कोई भी पार्टी पैसे के फंड के सोर्स के आधार पर किसी भी ह्यूमन राइट के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी नियम बनाकर क्रिमिनलाइज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकम्पैटिबल दिखाई देता है आपका इंटरनेशनल लॉ के साथ में भारत का जो FCRA, ये इस तरह का यहाँ पे एक बात यहाँ पे जो मैंने अभी समस्याएं गिनाई हैं ये आपका समस्याएं NGO के संदर्भ में। ठीक है, अगला है कि जो NGOs हैं उसमें क्या है कि फॉरेन फंड को प्राप्त करना, इसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो डीमोटिवेट होते दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के जो समस्याएं थी उसको भी हमने यहाँ पे गिना लिया। अब हम स्ट्रिक्टली अगर 2010 के FCRA की 2010 के FCRA की बात करेंगे तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें थी, जैसे कि इट सीक्स टू रेगुलेट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन और द डोनेशन ऑफ द हॉस्पिटैलिटीज़। उसने हॉस्पिटैलिटी के लिए जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया, अकोमोडेशन हो गया, उसके लिए जो डोनेशन मिलते थे उसको वहाँ पे रेगुलेट किया गया था, फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन आते थे। अब एक बात हम और समझते हैं कि इसमें किसको डिबार किया गया कि जो आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। ये 2010 की बात मैं कर रहा हूँ। 2010 में आपका कार्टूनिस्ट हो गए, एडिटर हो गए, पब्लिशर हो गए और न्यूज़पेपर जजेस, ये तो अभी भी आपका कायम चल रहा है, मतलब अभी इसको बदला नहीं है, ये सेम वैसा ही है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटर हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, तो वो भी आपका उसी तरीके से बरकरार है। अब एक बात आपको यहाँ पे और समझने वाली है कि इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इस कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि इसके पैसे से संबंधित चीज़ है तो RBI रेगुलेट करेगी। इसको रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो कैची पॉइंट है वो यही है आपका। अब इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल्स आर परमिटेड टू एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो कहने का मतलब है कि 2010 में प्रोविज़न ये था कि अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, कोई सिंगल व्यक्ति है, उसका NGO चल रहा है, तो वो फॉरेन से अगर कंट्रीब्यूशन लेता है, मतलब कुल मिला के 2010 में सरकार ने जो छोटी NGO थी उसको प्रमोट करने के लिए कि मतलब छोटी NGO चलती रहे विदेशी पैसे से भी, तो उसके लिए उनको एग्जेम्पशन दिया गया था कि वो पैसे प्राप्त कर सकते हैं बिना MHA के परमिशन से। ठीक है, तो लेकिन अब इसकी सीमा, अब इसको हटा दिया गया है। अब इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन जो है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई पर्टिकुलर ग्रुप का कोई NGO हो, तो दोनों के लिए आपका सेम चीज़ें हैं। ये 2010 का प्रोविज़न मैंने बताया। 2010 में ही एक प्रोविज़न आया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें यह था कि इस एक्ट के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी 5 ईयर। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन NGO जो काम कर रही है उसको हर 5 साल में अपना रजिस्ट्रेशन को रीन्यू कराना पड़ेगा। उसमें कोई किसी को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, चाहे वो विदेश से भी पैसे प्राप्त करता हो चाहे देश से भी। अब इसमें उस प्रोविज़न में इसको बरकरार रखा गया है और इसमें 6 महीने के अंदर, जब मान लीजिए आपका आज के डेट में अगर आपके NGO का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो रहा है 5 साल का, तो आपको रिन्यू कराने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। और उस 6 महीने के अंतर्गत अगर आप रिन्यू नहीं करा पाते हैं, आप सफल नहीं रहते, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो जाएगा, NGO का जो मान्यता है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा मामला आपको यहाँ पर दिखाई देता है।